मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट्स में इसको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन क्या होते हैं, फिर उसके बाद में मैंने आपको मिश्रण क्या होते हैं ये बताया था, और उसके बाद में कोलाइडी, विलयन, निलंबन ये क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता दिया है। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है ये टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव सबसे पहले तो कोलाइडी विलयन के कण में दिखता है, जो कि है कि अगर हम टिंडल प्रभाव है क्या, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब कोलाइडी कणों में अगर तुम प्रकाश डालोगे, सनलाइट या फिर बहुत तेज वाली लाइट उसमें पास करोगे, तो उसके बाद क्या होगा, जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है। वास्तविक विलयन में विलय के कण बहुत छोटे होते हैं। वास्तविक विलयन 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बताए थे। एक बताया था वास्तविक विलयन, एक निलंबन और एक कोलाइडी सॉल्यूशन। ठीक है। वास्तविक विलयन में जो विलय के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें आईज नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देते हैं। मतलब अगर हम सिंपल आई से देखें तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें वास्तविक विलयन में विलय का कण बहुत छोटे होते हैं, जो उन पर डाले गए प्रकाश को परिकीर्णित नहीं करते। मतलब अगर वास्तविक विलयन में अगर हम प्रकाश की किरणें डालते हैं तो प्रकाश उसका परिकीर्णित नहीं होगा, मतलब प्रकाश जो है बिखरेगा या स्कैटर्ड नहीं होगा। कोलाइडी विलयन में कण प्रकाश प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त है। कोलाइडी जो विलयन है, लेकिन कोलाइडी विलयन के कण इतने बड़े होते हैं कि उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है। ठीक है। और ये इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब आपने देखा होगा कि अगर हम रूम को बंद कर देते हैं और उसमें एक होल आपको दिखाई दे, और उस होल से आपको प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक सीधी लाइन में आते दिखाई देता है, और आगे आकर वो एक लाइन में दिखाई देता है हमें वो प्रकाश, और उस छोटी सी जगह से, मतलब उस छोटे से होल में से भी आकर वो आगे आकर क्या हो जाता है, वो बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। वो किसके कारण होता है, जो वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसके कारण ये प्रभाव, और वो जो प्रभाव है वो कौन सा प्रभाव है, टिंडल प्रभाव है। ठीक है। ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है, एक कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, ये इसका टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं। कोहरे जंगल में जो कोहरा होता है, ओस पड़ती है, उसमें छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जो कि कोलाइडी कणों की तरह व्यवहार करते हैं। अब इसमें हमें डिफरेंस दिया हुआ है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले प्रकृति, वास्तविक विलयन कैसे होते हैं, समांगी होते हैं। जो समांगी विलयन होते हैं वही वास्तविक विलयन, जो समांगी मिश्रण होते हैं वही वास्तविक विलयन होते हैं। सेकंड है कोलाइडी विलयन, निलंबन। कोलाइडी विलयन में क्या है, विषमांगी, निलंबन क्या है, ये भी विषमांगी है। ठीक है। इसके बाद है कण का आकार। तो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इनका 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और इनका 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक। या ऐसे देख सकते हो, 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक होता है। विषमांगी में 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 तक होता है, और विषमांगी में होता है 10⁻3 से लेकर 10⁻4 सेंटीमीटर तक। ठीक है। पृथक्करण, मतलब इनको हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। मतलब निलंबन में पॉसिबल है, कोलाइडी विलयन में पॉसिबल नहीं है, वास्तविक विलयन में भी नहीं है। ठीक है। कणों का बैठ जाना, मतलब अगर हम सॉल्यूशन को छोड़ दें तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, तो वास्तविक विलयन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप रख दोगे तो वो जैसा सॉल्यूशन आप रखोगे ऐसे ही मिलेगा आपको। कोलाइडी विलयन में अपकेंद्रण के कारण नीचे बैठ जाते हैं, विषमांगी में गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं। मतलब इसमें भी अगर आप रख दोगे सॉल्यूशन को तो वो नीचे बैठ जाएगा। उस विलय के जो कण होते हैं विलयन के अंदर, और गुरुत्व, इसमें भी गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं।
कणों की दृश्यता, ये पारदर्शी होते हैं, ये अल्पपारदर्शी होते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं। टिंडल प्रभाव, ये वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते हैं, कोलाइडी दर्शाते हैं, निलंबन दर्शाते हैं। ठीक है, कणों का विसरण शीघ्रता से विस्तृत होते हैं, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मंद गति से विस्तृत होते हैं, विस्तृत नहीं होते हैं। ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है, जिगजैग वाली जो मोशन होता है उसको हम ब्राउनी गति बोलते हैं। नहीं दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अधिकांश प्रकृति पदार्थ रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं। अधिकांश पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शुद्ध नहीं होते हैं, वे मिश्रण होते हैं। मिश्रण में घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरीके का पृथक्करण दिखाया है कि हम कैसे कैसे सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। सबसे पहला हमें दिया हुआ इवेपोरेशन, मतलब वाष्पन। वाष्पशील घटक में अवाष्पशील घटक का पृथक्करण, वाष्पशील घटक से मतलब से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। किसी द्रव को उसके क्वथनांक के नीचे ही या वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है, अर्थात वाष्पशील पदार्थ कहलाता है। इस विधि का प्रयोग मिश्रण के वाष्पशील घटक विलायक से अवाष्पशील घटक को पृथक करने के लिए किया जाता है। मतलब कि वाष्पशील घटक होते हैं जो जिनमें वेपर बन जाती है, जो वेपराइज हो सकते हैं, जिनमें भाप बन सकती है, जो मतलब जिनमें वेपर्स बन जाते हैं, वाष्प बन जाती है। अवाष्पशील जिनमें वाष्प नहीं बनती है। तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या दिया हुआ है कि ऐसा विलायक को विलय से अलग करना है। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, ये जो विलायक है वो वेपर बन के उड़ जाता है और जो विलय होता है वो जिस भी कंटेनर में बाउल में रखा होता है वो उसी के अंदर रह जाता है। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर तो ये डाई का जल में मिश्रण दिया है, अर्थात स्याही को इस विधि से पृथक किया जा सकता है। या फिर आप देख सकते हो कि पानी और नमक का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण, अगर आप एक मिश्रण लो पानी और चीनी का, फिर उसको हीट करोगे तो हीट करते करते क्या होगा, जो पानी होगा वो तो उड़ जाएगा और चीनी जिस भी बाउल में, जिस भी कंटेनर में आप ये रखोगे वो उसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, ऐसी नमक का मिश्रण भी अलग कर सकते हो। अब आता है अब केंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, कोलाइडी कणों का विलयन से पृथक्करण। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन होता है कि दूध मथते हैं, जैसे दूध को दही मथते हैं, जैसे दही को पिलोना जो होता है, उसमें क्या होता है कि मक्खन अलग हो जाता है और जो दही है हमारी मट्ठा है वो अलग हो जाता है। तो वो क्या प्रोसीजर है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। ठीक है, दो घटकों के जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह विधि सिद्धांत पर आधारित है कि जब संघन कणों पर अपकेंद्री बल कार्य करता है तो उन्हें तली में जाने के लिए प्रेरित करता है तथा हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। एक युक्ति प्रयोग ठोसों द्रव से ठोसों को प्रचक्रित करके पृथक करने में किया जाता है, इसे अपकेंद्रित कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये लिखा है, घरों डेयरियों में क्रीम से मक्खन निकालने में, वही चीज है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, जो हम घर में यूज करते हैं मक्खन निकालने के लिए, वो वो जो प्रोसेस है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। वॉशिंग मशीन से गीले कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए, ठीक है, उसमें भी मशीन राउंड राउंड घूमता रहता है, जैसे यहाँ पे ब्लेड्स दिए हुए हैं ये। ठीक है, ये भी अपकेंद्रीकरण का उदाहरण है। इसके बाद आता है हमारा प्रतिकारी कीप द्वारा पृथक्करण, दो अमिश्रित द्रवों के मिश्रण को पृथक्करण। ये है पृथक्करण कीप। इस विधि में प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त करते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं, दो अघुलनशील द्रव को एक साथ मिक्स कर दे, फिर उनको अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पृथक्करण तकनीकों का प्रयोग तेल तथा जल के मिश्रण को तेल तथा जल
के मिश्रण को अगर हम इस पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस कीप में अगर डालेंगे हम जल और पानी का जल और ऑयल का मिक्सचर, वाटर और ऑयल का मिक्सचर अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो जो ऑयल है वो इसके अंदर रह जाएगा और जो वाटर है वो धीरे धीरे नीचे बीकर में जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर आता है हमारा ऊर्ध्वपातन, मिश्रण से ठोस वाष्पशील घटक का पृथक्करण। ठीक है, कोई मिक्सचर है और उसमें ठोस कोई चीज मिली हुई है जो कि सीधे द्रव में न बदलकर गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में न बदलकर सीधे किसमें बदल जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो इसमें हम कोई ऐसा विलायक या विलायक जिसमें ऐसा विलय मिला हो जो कि ऊर्ध्वपातन कर सकता है, उसे हम किसकी विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्रिन, आयोडीन, एंथ्रासीन आदि ठोस ऊर्ध्वपातज के उदाहरण है। इन मिश्रणों में जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए उत्पादन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। उदाहरण अमोनियम क्लोराइड साधारण नमक के मिश्रण को, मान लिया अमोनियम क्लोराइड है इस और साधारण नमक है, तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो ऊर्ध्वपातित मतलब जो इसमें सब्लिमेशन का प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव में बिना बदले गैस में छिड़ जाएगा। तो अगर ये अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक मिक्स हो गए हैं और उनको हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातित विधि द्वारा इनको अलग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक इन्होंने बर्नर लगाया हुआ है, ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड है, फिर ये चाइना डिश है, इसके अंदर मिक्सचर है दोनों। यहाँ पे हमने ये फनल लगा दी है जिसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है वो उड़ के बाहर आ जाती है। यहाँ पे हमने एक कॉटन लगा दी है और फिर अमोनियम क्लोराइड की जो वाष्प है वो सारी इस पर आ जाएगी और नमक अंदर रह जाएगा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में अब फिर से हमारी क्रोमेटोग्राफी, ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है, क्रोमा मतलब कलर। इस विधि में पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया, इसके बाद इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। तो इसमें हम कोई कलर मतलब किसी में 3-4 कलर मिक्स हो उनको अलग अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण समान विलायक व उनकी भिन्न विलेयता पर आधारित है। स्याही में उपस्थित डाई का पृथक्करण पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक विलायक है उसमें 2-3 कलर मिक्स हो गए हैं तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी पता लगाने के लिए कि इसमें कौन कौन से कलर है। ठीक है, हमने पानी में मिला दिया रेड ब्लू ग्रीन बहुत सारे कलर मिला दिए, अब हमें ये नहीं पता, वो तो उसमें जाके मिक्सचर बन जाएगा, अब हमें ये नहीं पता कि उसमें कौन कौन सा कलर है, तो हम क्या करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी मतलब क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल के लिए एक पेपर आता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये पेपर है, इसमें हमने उस काली स्याही का निशान लगा दिया, मतलब जो डाई है उसको यहाँ पे पॉइंटेड कर दिया। फिर इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक ऐसा ग्लास आता है उसके अंदर डिप कर देंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ना ये डिप नहीं होना चाहिए उससे, बट ये जो वाटर है इसके टच होना चाहिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो कलर इसमें से पॉइंट है ये मतलब ये जो डॉट दिया हुआ है इसमें से कलर ऊपर ऐसे लाइन में आने लगेंगे, अलग अलग कलर जो भी कलर डाले होंगे वो ऐसे आने लगेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने मिक्सचर बनाया है डाई का वो उसमें कौन कौन से कलर है। ठीक है, आसवन डिस्टिलेशन, दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण, कोई दो घुलनशील द्रव है जिससे जो हमें अलग करने हैं वो किसके द्वारा होते हैं, डिस्टिलेशन के या आसवन में। यदि मिश्रण में द्रव घुलनशील है जो विकटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अंतराल होता है उन्हें आसवन
द्वारा पृथक किया जाता है। आसवन में द्रव का वाष्प में तथा वाष्प को पुनः संघनन द्वारा द्रव में रूपांतरण किया जाता है। आसवन का प्रयोग केवल उन द्रवों के लिए किया जाता है जिनका क्वथनांकों में 25 केल्विन से अधिक का अंतर होता है। 2 से 2 प्रभासी आसवन। अब ये जो आसवन है वो 2 टाइप्स का होता है। आसवन में हम प्रभावी आसवन पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है। क्वथनांक मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट, जो जल्दी केवल 25 डिग्री, मतलब एक अगर 100 पे होता है तो दूसरा 12500 पे बॉइल होना शुरू हो जाए तो उसको हम, मतलब जिनमें केवल 25 केल्विन से भी कम हो, हिमालय किसी का 100 केल्विन है और एक का 75 या 80 भी हो, 80 है एक का, तो ऐसे घुलनशील द्रव को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण, वायु में अगर हमें अलग अलग गैस का पता लगाना है तो हम डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण। वायु एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसें मिक्स होती हैं। इसमें घटक को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। क्या करा जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए दाब बढ़ाकर तथा तापमान बहुत कम करके वायु को संपीड़ित कर ठंडा करते हैं। इसमें द्रवित वायु प्राप्त होती है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे जैसे इनको पृथक करेंगे। वायु है, वायु का दाब बढ़ाएंगे, उसमें मतलब प्रेशर डालेंगे, तापमान कम करेंगे, वायु को संपीड़ित और ठंडा करेंगे। जब वो ठंडी हो जाएगी तो जो द्रवित वायु है उसे प्रभाजी आसवन कॉलम में डालेंगे, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन मिल जाएगी अलग अलग। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, पहले यहाँ से वायु निवेश हुई, यहाँ पे वायु में प्रेशर डाला गया, फिर यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये हीट है, फिर यहाँ पे जमा हुआ शीतल जल निकल गया है, यहाँ पे फिर मतलब वाटर डाला गया है, जिससे जो ठंडा पानी है वो निकल जाता है। फिर उसको संपीड़ित करेंगे, फिर पृथक करने वाली फिर शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी, इधर से द्रवित वायु जाएगी जो कि हमें नाइट्रोजन निर्गत, ऑर्गन निर्गत, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और गन मिलेगी, फिर यहाँ पे हमें द्रवित ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब यह है क्रिस्टलीकरण, शुद्ध पदार्थ को उसके अशुद्ध रूप से पृथक करना। ठीक है, मान लिया कोई भी चीज है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है, तो उन इम्प्यूरिटीज को उस परशुद्ध पदार्थ से अलग करना क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। समुद्री जल में जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि निम्न कारणों से उत्तम है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर क्रिस्टल में कुछ अशुद्धियां रह जाती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण की अशुद्ध से शुद्ध बनाने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे समुद्र का जो जल है, जो हमें समुद्र से नमक प्राप्त होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं, तो उसको हम क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा उनसे इम्प्यूरिटीज अलग करते हैं। ठीक है, पानी का शुद्ध, पीने के पानी का शुद्धिकरण, जल संग्राहक है, ये जल स्टोर किया हमने यहाँ पे ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए। तलहट क्या है, यहाँ पे हमने जब यहाँ पे तो जो इसमें सोलिड पदार्थ है वो यहाँ नीचे बैठ जाएंगे, फिर यहाँ से अलग जाए, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। ये बाहर टैंक है जिसमें क्या होता है, निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए, निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए। फिर यहाँ पे फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे, ये छनक टैंक, जिसमें देखो कितनी सारी चीजें हैं, जल है, बारीक बालू रेत है, कंकड़ है, मोटे कंकड़ हैं।
फिर बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीकरण, मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें, ये तलहट टैंक है, ठीक है। फिर इसमें जो पानी हुआ वो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से जो पानी हुआ यहाँ पे गया, जहाँ पे ये इम्प्योरिटीज नीचे रहेंगी, ठीक है। फिर यहाँ से हमने यहाँ पे भेजा जहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्लोरीकरण डालते, क्लोरीन की वो डाल देंगे, जैसे शुद्ध होके घरों में जाएगा, ठीक है। आस्वादन सेंटिमेशन क्या है कि निलंबित शोषित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, मतलब ऐसी अशुद्धियां जो निलंबन सॉल्यूशन होते हैं, मतलब पानी में अगर हम मिट्टी को घोल दें और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी, शुद्ध पानी ऊपर रह जाएगा, ठीक है। फिल्टरन, ये फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करके बजरी की 3 परतों में शेष रह जाते हैं शुद्ध जल ऊपर जाता है। ये क्लोरीकरण है, क्लोरीन में हम वाटर को क्लीन करने के लिए क्लोरीन डालते हैं सब इसमें, ठीक है। इसमें वैसे जो मेन है वो इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, दो तरीके के परिवर्तन होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज में केवल किसी भी पदार्थ के रंग रूप में परिवर्तित होता है, मतलब एक पदार्थ से कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसके रंग रूप में चेंज होता है, उसकी बनावट में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके जो गुण है वो वही रहेंगे जो पहले थे, ठीक है। मान लिया हमने जल से बर्फ बन गई, लेकिन बर्फ है तो पानी, उसके गुण वही है, उसके गुण भी वही है, वही वो सब है, पानी ही है, बर्फ भी, तो ऐसा कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ ना बने और जो रिवर्सिबल हो, मतलब फिर से उसी अवस्था में चेंज हो जाए, मतलब जैसे मान लिया जल का हमने बर्फ बनाया, फिर बर्फ फिर से जल में बन सकती है, तो ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, जिसमें कोई नया ही पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसके गुणधर्म अपने पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध के गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं, दूध दिखने में अलग होता है, मतलब सब उसका अलग, रासायनिक गुण सब अलग अलग होते हैं। और रासायनिक गुण जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको फिर से हम वही पदार्थ नहीं बना सकते जिससे उसको चेंज किया था। दूध से अगर दही बना रहे हैं तो फिर दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंस दिया हुआ है, पदार्थ केवल भौतिक गुण, पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, ठीक है, जो उसकी बाहरी बनावट है, अंदर का कुछ परिवर्तित नहीं होता। रासायनिक गुण भी परिवर्तित होते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। परिवर्तन के साथ समानते, इन परिवर्तनों के दौरान समानते ऊर्जा, परिवर्तन के साथ समानते ऊर्जा परिवर्तन नहीं होते हैं, इसमें ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसके उदाहरण है बर्फ का पिघलना, पेपर को काटना, मोम का पिघलना आदि। इसमें है कोल का दहन, दूध से दही का बनना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है आपका, नाइन्थ में सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आज के लिए इतना ही। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।